डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर हमें संविधान देने के बाद भी धम्म दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब ये है कि संविधान आपके लिए इंस्टेंट रिलीफ है। वो एक पेन किलर तरह काम करता है। आपके ऊपर किसी ने अत्याचार किया, तुरंत कानून है, उसका सहारा लीजिए, थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराइए, कोर्ट में जाकर उसका दरवाजा खड़काइए, न्याय मांगिए। वो इंस्टेंट रिलीफ है लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं है। लेकिन जब बुद्धिजीवी वर्ग स्वार्थी हो जाए, अपने निजी हितों पे ही पूर्ति करने लग जाए, सामाजिक बेईमान हो जाए, तो समाज का उद्धार नहीं हो सकता। समाज का कोई भी आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। अगर समाज के कोई भी आंदोलन सफल हुए हैं तो देखिए, जाकर पीछे चलकर देखते हैं कि किसी ने भी जब अपना घर उजाड़ा है, अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, समाज के ऊपर पूरा त्याग किया है, समर्पण किया है, बलिदान किया है, तब सामाजिक आंदोलन सफल ही हुए हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा उसको अधिकतर लोग समझ नहीं पाए और उसके बाद एक बात कहने लगे कि हो सकत नहीं, कि बाबा साहेब का नाम लेकर, ज्योतिबा का नाम लेकर, इस विचारधारा की बात करके हम कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो उसको समझा ही नहीं, और समझ में भी आएगा तो उसका आचरण नहीं कर पाए। तो फेल तो जितने भी हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो मनुवाद को कोसने का काम करते हैं, जो ब्राह्मणवाद को कोसने का काम करते हैं, क्या अगर एक सवाल अपने आप से पूछा जाए, जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाए, तो अगर अपने आप से हम एक सवाल पूछें कि हम कौन सी संस्कृति के हैं, क्या हम बौद्ध संस्कृति के हैं या हम ब्राह्मण संस्कृति के हैं, तो मैं 99.9% गारंटी देता हूं कि जवाब आएगा कि यस, हम ब्राह्मण संस्कृति के हैं। जब आपके दिमाग पर ब्राह्मण संस्कृति का कब्जा है तो फिर इस देश पर कब्जा किसका होगा? जब पूरा पूरा देश ही ब्राह्मण। आलसी व्यक्ति पेन किलर लेकर अपना जीवन चलाता रहा और ये सोचता रहा कि मैं ठीक ठाक हूं। एक दिन ऐसा आया कि वह डॉक्टर के पास गया और उसने डायग्नोज कराया कि बीमारी क्या है। डॉक्टर ने जब जांच की तो पता लगा कि उसको कैंसर है, और कैंसर भी कोई मामूली नहीं, लास्ट स्टेज का कैंसर है, मरना ही पड़ेगा। तो यही कुछ कमोबेश हालत जो है बहुजन समाज की है कि पेन किलर ले लेकर काम चला रहा है। समस्या क्या है? समस्या को समझने का काम नहीं करता। अगर समस्या को समझने का काम नहीं करेंगे, समस्या की प्रकृति को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, तो उसका कारण कैसे जानेंगे? कारण नहीं जानेंगे तो निवारण कहाँ से आएगा? उसके लिए मार्ग कहाँ से खोजेंगे? तो कुल मिलाकर यही है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारी सभी समस्याओं का निदान संविधान में करके दिया। लेकिन फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी नागपुर की दीक्षा भूमि से धम्म क्यों ग्रहण किया, धम्म परिवर्तन क्यों किया, इस पर बहुजन समाज अधिकतर चर्चा नहीं करता है, बात नहीं करता है। असली बीमारी कहाँ पर है और हम इलाज कहाँ पर ढूंढ रहे हैं। कुछ इसी तरह की बातें दिल्ली में भी एक धरना चल रहा था, बहुत लंबा धरना चला दिल्ली विश्वविद्यालय में। वहां पर भी मैंने कुछ इस तरह से बताने का प्रयास किया, आंखें देने का प्रयास किया। लेकिन जिन लोगों को आंखें नहीं चाहिए और दूसरों के माध्यम से ही देखना पसंद है, आंखों की चिकित्सा होने में उनको दर्द महसूस होता है, डर लगता है, तो उनका इलाज कैसे होगा और खुद से वो कैसे इस दुनिया को देख पाएंगे? बड़ी समस्या है। उसके बाद फिर ना तो उन्होंने बुलाया ना मुझे मौका दिया। खैर, समस्या गंभीर हो चुकी है और अब इतनी गंभीर समस्या हो चुकी है कि हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, रोडों पर उतरना पड़ रहा है। हो सकता है कि हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ हिंसा का भी प्रदर्शन करना पड़े, हिंसात्मक कार्रवाई भी करनी पड़े। लेकिन आखिर ये बीमारी क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर हमें संविधान देने के बाद भी धम्म दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इसका मतलब ये है कि संविधान आपके लिए इंस्टेंट रिलीफ है। वो एक पेन किलर तरह काम करता है। आपके ऊपर किसी ने अत्याचार किया, तुरंत कानून है, उसका सहारा लीजिए, थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराइए, कोर्ट में जाकर उसका दरवाजा खड़काइए, न्याय मांगिए। वो इंस्टेंट रिलीफ है लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं है।
अगर किसी ने मेरे ऊपर जातिवादी अत्याचार किया तो मैंने SC/ST एक्ट का सहारा लिया, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी, FIR दर्ज हो गई, न्यायालय से मुझे न्याय भी मिल गया। क्या वो रिलीफ परमानेंट है? क्या जिसके खिलाफ मैंने FIR कराई, जिसके खिलाफ मैं न्यायालय में गया, क्या वह सुधर गया? क्या वह अब अत्याचार नहीं करेगा? क्या उसके मन में अब मेरे लिए सम्मान आ गया? क्या उसके मन से जातिवाद निकल गया? अगर उसके मन में अभी भी जातिवाद है, अगर उसके मन में अभी भी मेरे लिए, मेरे समाज के लिए सम्मान नहीं है, तो ये केवल और केवल पेन किलर की तरह काम कर रहा है। इंस्टेंट रिलीफ वाली बात है, परमानेंट रिलीफ नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ना ही वेरेन वेरानी समंति द्वाचनंग आवेरेन च समंति ऐस धर्म सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अगर जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं, तो क्या बौद्धों के लिए वो बौद्ध संस्कृति नहीं होनी चाहिए? क्या बौद्धों को सबसे पहले अहिंसात्मक होकर नहीं काम करना चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में कितने अत्याचार हुए, बचपन से लेकर जब तक जिंदा रहे अत्याचारी होते रहे, किसी ने सम्मान देने का प्रयास नहीं किया। भारत रत्न उनके मरणोपरांत मिला, सम्मान नहीं मिला कहीं। तो क्या किया? क्या कभी भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया, रिएक्शन दिया? नहीं दिया। अगर वो छोटी छोटी घटनाओं पर रिएक्शन देते, उनमें झगड़ा कर बैठते, तो जो महान लक्ष्य था वो कभी प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि समस्या क्या है और समस्या का इलाज क्या है। तो समस्या जहां पर है, अगर उसकी जड़ पर प्रहार नहीं किया जाएगा तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। बहुत सारे आंदोलन चलते हैं। ईवीएम का आंदोलन करने वाले आज जो है दूसरी पार्टी में जाकर, जो कि इस संस्कृति की पार्टी नहीं है, इस प्रकार की पार्टी भी नहीं है, वहां से जाकर टिकट लेकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि जो ये बुद्धिजीवी वर्ग है, इसका जो उद्देश्य है ये आंदोलन करने का, ये स्वयं को MLA और MP बनाने का उद्देश्य है। जबकि बुद्धिजीवी वर्ग का उद्देश्य जो है कभी भी MLA और MP बनने का नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में से योग्य व्यक्ति को ढूंढकर, चाहे वो मजदूर है, चाहे सफाई कर्मचारी है, अगर योग्यता है तो उसको ढूंढे और उसको चुनाव लड़ाए। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के पास है, पैसा उसके पास है, सब कुछ है, उसके पीछे लगाए, उसको योग्य बनाए, लोकसभा का चुनाव जिताए, विधानसभाओं में भेजे, फिर वहां से एक शक्ति पैदा होती है। जब लोकसभा में हमारे आदमी पहुंचते हैं तो राज्यसभा में पहुंचने की एक ताकत पैदा होती है। उसके लिए कोई चुनाव लड़ना नहीं पड़ता। और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, यानी कि जहां पर बुद्धिजीवी वर्ग को होना ही चाहिए। लोकसभा में जाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति भी वहां जा सकता है। मान लीजिए कि अनपढ़ व्यक्ति जो है चुनाव लड़कर जीत कर और वहां लोकसभा में पहुंच गए, बिल कौन पास करेगा? कानून कौन बनाएगा? कानून पर चिंतन मनन कौन करेगा? अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। तो राज्यसभा में, यानी कि अगर लोकसभा ने कोई बिल ऐसा पास कर भी दिया गलती से, तो राज्यसभा वहां पर है, उसको चेक करेगी, वापस भेज देगी कंसिडरेशन के लिए, फिर लोकसभा बैठे हुए लोग सब देखेंगे। तो इस तरह से एक सिस्टम है। संसदीय प्रणाली जो है इस तरह से बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं बनाई गई है। लेकिन जब बुद्धिजीवी वर्ग स्वार्थी हो जाए, अपने निजी हितों पे ही पूर्ति करने लग जाए, सामाजिक बेईमान हो जाए, तो समाज का उद्धार नहीं हो सकता। समाज का कोई भी आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। अगर समाज के कोई भी आंदोलन सफल हुए हैं तो देखिए, जाकर पीछे चलकर देखते हैं कि किसी ने भी जब अपना घर उजाड़ा है, अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, समाज के ऊपर पूरा त्याग किया है, समर्पण किया है, बलिदान किया है, तब सामाजिक आंदोलन सफल ही हुए हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कहा, उसको अधिकतर लोग समझ नहीं पाए। और उसके बाद एक बात कहने लगे कि हो सकत नाई, कि बाबा साहेब का नाम लेकर, ज्योतिबा का नाम लेकर, इस विचारधारा की बात करके हम कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात को पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो उसको समझा ही नहीं, और समझ में भी आएगा तो उसका आचरण नहीं कर पाए, तो फेल तो होने ही थे। लेकिन जब मान्यवर साहब कांसीराम जी इस दुनिया में आए, तो उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की बात को अच्छी तरह पढ़ा, उसको समझा, और समझकर जो उन्होंने कहा उसी का आचरण किया। और उन्होंने जो है इसी समाज को जो ये कह रहा था कि हो सकत नहीं, उसको करके दिखाया कि हो सकत है, हुआ। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस देश में दो संस्कृतियों के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। एक ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी
समर संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति। लेकिन आजकल हम उसको दूसरे नाम से जानने लगे हैं, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद। नाम चेंज कर दिया है, लेकिन समझ में आने चाहिए कि दो संस्कृतियां हैं। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस सांस्कृतिक युद्ध में जो विजेता होगा उसके हाथ में इस देश का सब कुछ होगा, सब कुछ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की यह बात किसी ने नहीं समझी। जिन लोगों ने समझी उन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना कर ली, समझ गए वो कि उन्हें क्या करना है। तब से उन्होंने राजनीति के लिए प्रयास नहीं किया, उन्होंने अपनी संस्कृति को और बढ़ाने का प्रयास किया। और जब उनकी संस्कृति अच्छी तरह से यहाँ रच बस गई, लोगों के दिमाग उनके हिसाब से सेट हो गए, तो आज हम देखते हैं कि उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। यही बात जो है माननीय साहब कांसीराम जी ने पढ़ी, समझी कि बाबा साहब ने ये कहा है कि राजनीतिक सत्ता जो है सभी समस्याओं का हल है। ये बात तो ठीक है, ये बात तो हर कोई कहता है कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। क्या यही एकमात्र इलाज है? इलाज तो यही है, लेकिन इसको प्राप्त करने का साधन क्या है? बाबा साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं उनके राजनीतिक आंदोलन सफल होते हैं, स्थायी होते हैं। इस बात को जो समझ लेगा वही उस पर आचरण करेगा और वही सफलता को प्राप्त करेगा। माननीय साहब कांसीराम जी ने इस बात को समझा कि जिस समाज की, जिस पार्टी की, जिस राजनीतिक दल की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी वह सत्ता प्राप्त करेगा, स्थायित्व प्राप्त करेगा उसमें, और उसके आंदोलन भी सफल होंगे। तो गैर राजनीतिक जड़ों के रूप में देखा कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं। जब मान्यवर साहब कांसीराम जी ने नजर उठाकर देखी कि मेरे समाज के लोगों की स्थिति क्या है, मैं सामाजिक आंदोलन करूं, धार्मिक आंदोलन करूं या दोनों आंदोलन करूं तो सफलता कैसे मिलेगी, जब विश्लेषण किया तो देखा कि मेरा समाज जो है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास में फंसा हुआ है। अगर उसके धार्मिक आंदोलन की हमने चर्चा की तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी और आंदोलन जो है अंधमुख गिरेगा। इसलिए उन्होंने धार्मिक आंदोलन को थोड़ा सा साइड में रखा और सामाजिक आंदोलन किया। सामाजिक अत्याचार समाज को समझ में आ रहे थे कि जाति के नाम पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके आधार पर जो है आंदोलन सफल भी हुआ। और इस प्रकार से जब बात को जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है उसी तरह से उसको समझा गया, उसका आचरण किया गया, तो वह बात में सफलता भी मिली। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमें इस देश में सांस्कृतिक विजय हासिल करनी होगी, तो सांस्कृतिक विजय है क्या? अभी जितने भी हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो मनुवाद को कोसने का काम करते हैं, जो ब्राह्मणवाद को कोसने का काम करते हैं, क्या अगर एक सवाल अपने आप से पूछा जाए, जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाए, तो अगर अपने आप से हम एक सवाल पूछें कि हम कौन सी संस्कृति के हैं, क्या हम बौद्ध संस्कृति के हैं या हम ब्राह्मण संस्कृति के हैं, तो मैं 99.9% गारंटी देता हूं कि जवाब आएगा कि यस, हम ब्राह्मण संस्कृति के हैं। जब आपके दिमाग पर ब्राह्मण संस्कृति का कब्जा है तो फिर इस देश पर कब्जा किसका होगा? जब पूरा देश ही ब्राह्मणवादी संस्कृति से लिप्त है तो कैसे होगा? कौन सा बौद्ध ऐसा है जिसको गाली दो तो वह गाली का जवाब गाली से नहीं देगा? कोई ऐसा बौद्ध है क्या? कोई ऐसा अम्बेडकरवादी है क्या? अम्बेडकरवादी कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये संस्कृति किसकी है? भगवान की संस्कृति तो नहीं है। इस देश की आबो हवा में इतना जहर अब भर दिया गया है कि अब जीना मुश्किल हो रहा है। किसी बच्चे को गाली देना सिखाना नहीं पड़ता, क्रोध करना सिखाना नहीं पड़ता। ये अमानवीय गुण जो है उसके भीतर बचपन से अपने आप आते रहते हैं। और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के विरुद्ध लगातार हम लोग ही काम करते जा रहे हैं। तो इस देश में उस संस्कृति का प्रचार प्रसार और उसका स्थापना कौन करेगा? किसके ऊपर जिम्मेदारी है? और जब तक ये संस्कृति स्थापित नहीं होती है, अगर यह संस्कृति स्थापित हो जाती, कल एक कार्यक्रम था भंते जी का, वुमेन एम्पावरमेंट का, वहां पर एक साहब बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि महिलाओं की जो है इस देश में कितनी भागीदारी है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, हाई कोर्ट में कितनी है, इस देश की विधानसभाओं में कितनी है, संसद में कितनी है, नौकरियों में कितनी है, बहुत कम अनुपात था। मैं सोच रहा था कि अगर महिलाओं को प्रचुर मात्रा में अगर भागीदारी मिल भी जाए और महिला मान लीजिए कोई एमएलए बन गई, एमपी बन गई, आज भी बन रही है, तो क्या अगर महिला का दिमाग सही ना हो तो वह महिला ही महिलाओं का शोषण नहीं करेगी क्या?
क्या इस देश में महिलाओं को गुलामी से बाहर निकालने का जो विरोध करती है, क्या महिलाएं नहीं करती है क्या? इसी प्रकार से यदि हम लोग जो एक समाज का होने का दावा करते हैं, अगर हम लोग सत्ता में आ भी जाएं, तो क्या ये बार इस बात की गारंटी है कि हमारे ही अपने लोग जो संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वो हमारा शोषण नहीं करेंगे? जरूरत इस बात की है कि अगर दिमाग सही होगा तो सब कुछ हमारे लिए सही चलता रहेगा। लेकिन समस्या यह है कि हम जो है गुटों में बटे हुए हैं, वर्ग में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, समुदाय में बटे हुए हैं, और सबके अपने अपने हित हैं और हितों का संघर्ष है जो लगातार चलता रहता है। उस सांस्कृतिक परिवर्तन पर, उस सांस्कृतिक जरूरत पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद महोदय।